आदाब, महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईरान इसराइल जंग रोकने में ट्रंप क्यों है नाकाम? ट्रंप के दबाव में हिंदुस्तान क्यों पीछे हट गया? शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत का रद्द अमल। महाराष्ट्र में बलदियाती इंतखाबात की तैयारियां। एमआईएम लीडर इम्तियाज जलील ने कहा, जरूरत पड़ने पर दीगर पार्टियों से इत्तेहाद पर किया जा सकता है गौर। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में महाराष्ट्र के एक ही खानदान के 3 अरकान की हुई मौत। वजीर आला फडणवीस ने किया दुख का इजहार। महाराष्ट्र में बारिश से मुताल्लिका वाकयात में 8 अफराद की मौत। महकमे मौसमियात ने रत्नागिरी और रायगढ़ के साहिली अजला के लिए जारी किया रेड अलर्ट। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने डोनाल्ड ट्रंप पर उनके उस दावे पर तंज किया कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तनाजे को रोका। इन्होंने पूछा कि अमेरिकी सदर ईरान इसराइल जंग को रोकने में क्यों नाकाम है? हमने भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू की। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हमारी जंग क्यों रोकी और हम ट्रंप के दबाव में क्यों पीछे हट गए? उनकी दया भी आ रही है। इजराइल और ईरान दोनों भी न्यूक्लियर स्टेट है। अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप अब ये युद्ध क्यों नहीं, ये वॉर क्यों नहीं रुकवा रही है? जिस हिसाब से और जिस ताकत से प्रेसिडेंट ट्रंप ने हिंदुस्तान को, प्रधानमंत्री मोदी को इसलिए वॉर रुकवा के लिए ज़बरदस्ती की थी, व्यापार की धमकी देकर, और बार बार बोल रहे 14 बार 15 बार बहुत बड़ी हानि हो जाती, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अभी इजराइल और ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है और दोनों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप की बात मानने को कोई तैयार नहीं, ना ईरान के प्रेसिडेंट मानने को तैयार, ना मिस्टर नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। तो ये सवाल हमारे मन में उठता है, दोनों भी देश अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। तो हमारे यहाँ एक लड़ाई हमने टेररिज्म के खिलाफ छेड़ी थी, पाकिस्तान के खिलाफ, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारा ही वॉर क्यों रुकवा दिया? और हम प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में आकर। मोदी हुकूमत के 11 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी की जानिब से नांदेड़ के होटल सेंट्रल पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें रुकने पार्लियामेंट अशोक चौहान और नांदेड़ के इंचार्ज वजीर अतुल सावे और दीगर लीडरान मौजूद थे। बीजेपी ने मोदी हुकूमत के तरक्याती हुसूलियाबियां गिनवाई, जिनमें मईशत को आलमी सतह पर चौथे नंबर पर लाना, दफा 370 की मनसूखी, मेक इन इंडिया डीबीटी के जरिए 44 लाख करोड़ की बचत और बुनियादी ढांचे की बेहतरी शामिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों ने कई अहम सवालात किए, लेकिन अशोक चौहान ने कई सवालात के जवाब देने से गुरेज किया या उन्हें वजीर आजम का जाती फैसला करार दिया, जबकि इंचार्ज वजीर अतुल सावे ने लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने की यकीन दहानी कराई है। देश का प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कई बार कर चुके हैं, बाहर देश में भी जाते हैं, विदेश में जाते हैं। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री कोई प्रेस इंटरव्यू के आए, प्रधानमंत्री जी के इंटरव्यू के लिए हो रहे हैं। विकसित भारत म्हणून पूर्णपणे देशाचा पूर्ण विकास करू, ही त्यांची टार्गेट आहे। तर त्याची कार्यशैलीमध्ये जास्त आपण किती अचीव करू शकतो याला महत्व आहे। आणि मोदी साहेबांनी 11 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये म्हणायचं आहे की काँग्रेसच्या कार्यकाळात विकास झाला, पण जो संस्था जाहीरपणे केलेली आहे त्याच्यात सर्व सहमत नाही। नांदेडमध्ये जे झालं त्याच्यामध्ये आपल्या राज्यातील भाजप सरकार आता देवेंद्रजी फडणवीस यांचा सुद्धा मोलाचं योगदान आहे। आणि म्हणून मी तुम्हाला मुद्दाम सांगितलं, थोडक्यात सांगतो, अमित भाई शाह आणि शंकरराव चव्हाण साहेबांचा सुद्धा उल्लेख
परवाच्या जाहीर सभेमध्ये स्पष्टपणे केलं आहे. ते दुमत केलंच नाही. आम्ही पहिले सुद्धा प्रशंसा केली आणि तुम्हाला आधी महाराष्ट्र में जल्द ही बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी सिलेक्शन की तैयारी में जुट गई है और MIM की रियासती सदर इम्तियाज जलील ने अपने शोलापुर दौरे के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर उनकी पार्टी दीगर पार्टियों से इत्तेहाद पर गौर कर सकती है। जब लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं, ये हर अपने अपने ज़िले के अंदर अपने अपने अलग गणित होते हैं, अपने अपने अलग कैलकुलेशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक महाराष्ट्र लेवल के ऊपर एक पॉलिसी तैयार की जाएगी कि हम इसके साथ गठबंधन करेंगे, इसके साथ नहीं करेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे अगर कोई मजबूत अलायंस बन रहा है तो वो मजबूत अलायंस यहाँ पे बन सकता है, दूसरी जगह पे नहीं बन सकता है, दूसरी जगह पे कोई और बन सकता है। शोलापुर के हद तक हमने ये फैसला किए हैं और महाराष्ट्र के तमाम जितने भी हमारे प्रमुख पदाधिकारी हैं तो उनके ऊपर हमने ये फैसले छोड़ दिए हैं कि वो हमें बताएं कि यहाँ पर अगर अलायंस करना है तो किसके साथ करना है। हमारी उम्मीद सिर्फ इतनी है कि नतीजे हमको आने चाहिए और वो नतीजे आने के लिए अगर हमारे सदर फारूक शाब्दी साहब को लगता है कि हमको इसके साथ अलायंस करने का है तो ये फैसला वो करेंगे और पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और उनका सेवक इम्तियाज जलील है तो इनके फैसलों को खूब। महाराष्ट्र के अहलियानगर जिले में शानी शिंगणापूर मंदिर इंतजामिया ने 114 मुसलमानों समेत 167 मुलाजिमीन को बरतरफ कर दिया है। इस मामले पर औरंगाबाद के साबिक रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इम्तियाज जलील ने कहा कि जात पात के नाम पर मुलाजिमत कारोबार से रोकना अफसोसनाक है। जो मैटर है वो एक बात समझ ली, इस देश की हकीकत ये है कि आप अजमेर शरीफ की दरगाह चले जाइए या मुंबई में हाजी अली की दरगाह पे चले जाइए तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर सिर्फ एक जाति, एक धर्म या एक मजहब के लोग नहीं आते। हर एक की आस्था अपने अपने हिसाब से वो वहाँ पर जाते हैं। लेकिन अगर हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम के ऊपर अगर लोगों से ये कहेंगे कि नहीं आप यहाँ पर नहीं कारोबार कर सकते हैं करके, इस देश की खूबसूरती इसी बात के अंदर थी कि आज जितने भी बड़े मंदिरें देखेंगे तो उस मंदिर में भगवान की मूर्ति तो जरूर रहेगी लेकिन सामने बेचने वाला, नारियल बेचने वाला कोई और जाति का रहेगा, फूल चढ़ाने वाला जो फूल का कारोबार करने वाला है वो किसी और जाति का रहेगा करके। ये हमारे देश की पहचान, हमारे देश की तहजीब और हमारी संस्कृति थी। लेकिन अब जिस तरीके का माहौल तैयार इस मुल्क के अंदर और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद ये जो समाज के बीच में दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रही है उसी का नतीजा है कि ये शनि शिंगणापुर के अंदर किया गया है। हम इसकी निंदा करते हैं और वहाँ के जो भी मैनेजमेंट है उनसे अनुरोध करते हैं कि ये तहजीब को आप खत्म। MIM लीडर वारिस पठान ने अहलियानगर में एक मंदिर इंतजामिया की जानिब से मुतादिद मुलाजिमीन को निकालने पर तबसरा करते हुए इसे अफसोसनाक करार दिया। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि किसी के भी साथ ज़ात की बुनियाद पर इस तरह का इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। बहुत ही दुखद और अफसोसजनक बात यह है, हमारे देश में प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं और वहीं पर एक ही समुदाय को बार बार टारगेट किया जाता है। अब 114 जन को आपने निकाल दिया, जितने बरसों से आपके पास काम कर रहे थे तब आपको कुछ नहीं दिखा कि अटेंडेंस कम कर रही है, ये तो बहाना चाहिए। अब क्या नौकरी में भी आप धर्म जाति देखेंगे? ये तो बॉयकॉट टाइप हो गया ना, तो समझ नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या ये? अब क्या नौकरी भी आप धर्म देखकर देंगे? आज मोदी ने कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, मगर यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है और उस पर सर जो 114 जन को आपने निकाल दिया, उनके साथ उनका परिवार पूरा लगा हुआ है, उसका क्या होगा? तो ये सरकार को इस चीज की संज्ञान लेना चाहिए कि हमारा भारत देश में सेक्युलर है। हम हर इंसान अगर इस तरह करने लग जाएगा, नहीं भाई धर्म वाले को मैं दूंगा, ये धर्म वाले को मैं दूंगा, इस दिशा में हम देश को लेकर चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि सरासर डिस्क्रिमिनेशन है, सरकार को इस चीजों का संज्ञान लेना चाहिए और हमारे देश के प्यार मोहब्बत
उत्तराखंड के केदारनाथ में इतवार की सुबह एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरने वाला आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगलों में गिरकर तबाह हो गया है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि मौसम के खराब होने की वजह से यह हादसा पेश आया। हेलीकॉप्टर में सवार मुसाफिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के रहने वाले थे। इस हादसे पर उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने सदमे का इजहार किया है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में महाराष्ट्र के आयुध महल से ताल्लुक रखने वाले खानदान की भी मौत हो गई है। मरने वालों के नाम राजकुमार जायसवाल, श्रद्धा जायसवाल, 2 साल बच्ची काशी राजकुमार जायसवाल हैं। बताया जा रहा है कि राजकुमार जायसवाल का अपने दादा के पास था, जिसकी वजह से वो इस हादसे से बच गया है। उत्तराखंड के गौरीकुंड के करीब एक हेलीकॉप्टर हादसे पर महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दुख का इजहार किया। फडणवीस ने ट्वीट किया कि इस अलमनाक हादसे से उन्हें गहरा दुख हुआ, जहां मुसाफिरों की जान चली गई। मुतासरीन में महाराष्ट्र के अकीदतमंद भी शामिल थे। इन्होंने कहा है कि वो सोगवार खानदानों से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं। फडणवीस ने तमाम मुतासरीन के साथ एकजहदी का भी इजहार किया। और इस वक्त सबसे बड़ी और अहम खबर महाराष्ट्र के पुणे से आ रही है, जहां पर इंद्रायणी नदी पर बना एक पुल ढह गया है, टूट गया है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद सयाहों के इसमें डूबने की इतलात आ रही है। बताया जा रहा है कि इसमें 6 की मौत हुई है, जबकि 30 सयाह इसमें करीब डूबने की इतलात इस वक्त आ रही है। पुणे से सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र के पुणे से बड़ी खबर ये आ रही है कि वहां इंद्रायणी नदी पर बना पुल टूट गया है, जिसकी वजह से 6 लोगों के मरने की भी इतलात हैं, जबकि कई लोग इसमें बहने की भी इतला दी गई है। बता दूं कि कई सयाह यहां पर घूमने के लिए आते हैं और इस पुल के टूटने की वजह से जो सयाह यहां पर सैर व तफरी के लिए आए थे, उनमें से 6 की मौत की अभी तक इतलात दी जा रही है, लेकिन इस पर तस्दीक अभी नहीं हुई है कि कितने लोगों की मौत हुई है। मोहर नहीं लगाई गई है। अब आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के पुणे से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि इंद्रायणी नदी पर बना पुल टूट गया है, जिसकी वजह से वहां पर पहुंचे सयाह में 6 की मौत की इतला दी जा रही है, लेकिन अभी तस्दीक नहीं हो पाई है, जबकि 30 लोगों के इसमें बहने की इतलात भी दी जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे साजिद खान भी जुड़ चुके हैं। सीधे हम उनके पास चलेंगे और तमाम कुछ तफसीलात से वाकिफियत हासिल करेंगे। साजिद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, फरमाइए। साजिद, बताइए, ये इंद्रायणी नदी पर जो पुल बना हुआ था, ये टूट गया है, कितने लोगों की इस वक्त मौत हुई है और कितने लोग इसमें बह गए हैं? देखिए, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि 3 लोगों को वहां पर जो लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन अभी ये पूरी गिनती नहीं मालूम है कि कितने लोग वहां पर थे, क्योंकि एक्चुअली में आज संडे था और ये जो ब्रिज है इस पे बारिश के मौसम में जब वो पानी उसमें इंद्रायणी रिवर में आता है तो लोग बड़ी तादाद में वहां पर जाते हैं सैर व तफरी करने के लिए। तो अभी ये पूरी काउंटिंग नहीं कितने लोग उस ब्रिज पर इस वक्त सवार थे जब वो क्लैप्स हुआ है, लेकिन हाँ ये खबर है जराये से मिली है कि 3 लोगों को तो खैर रेस्क्यू किया गया है, लेकिन बाकी कितने लोग बह के गए अभी वो उसकी जांच चल रही है और पुलिस भी अभी जो इंतजामिया भी इस बारे में अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। देखिए, ये जो इलाका है यहाँ पिंपरी निचोड़ का ये इलाका है, मावल क्षेत्र में आता है और यहाँ पर 2 दिन कबल भी पानी की जो प्रॉब्लम की वजह से 2-3 गाड़ियों को वहाँ पे पानी में डूब गई थी, लेकिन वहाँ का इंतजामिया उसके बावजूद जो है वहाँ पे कोई प्रिकॉशन ले रहा है। जो इंद्रायणी नदी है, बारिश के मौसम में इसमें कई जगह का पानी आके साजिद, हैरत की बात तो यह है कि 2 से 3 महीने पहले इस ब्रिज को, इस पुल को बंद कर दिया गया था, लेकिन क्या वजह थी कि इसके बावजूद भी सयाह यहाँ पर आने लगे और किसी इंतजामिया ने नहीं रोका?
हाँ, वही एक इशू यही है कि ये ब्रिज बहुत पुराना है और मेरे ख्याल से इसको सर्विस में नहीं था ये, लेकिन यहाँ पर लोग घूमने जब जाते थे तो अक्सर वहाँ पे ब्रिज पे रहते थे, लेकिन क्राउड पैदल लोग गुजरते थे वहाँ पर, कोई गाड़ी नहीं जाती थी, कुछ नहीं जाता था, लेकिन संडे के होने की वजह से लोग वहाँ पे बारिश का जो पानी नदी में बढ़ गया था वो देखने के लिए गए हुए थे। और उस पे वो बहुत तादाद ज्यादा हो गई ब्रिज पे लोगों की जिस वक्त उसी वक्त जो है वो इसमें ये हादसा पेश आया। तो वहाँ पे खैर तो ये बात तो इंतजामिया तो पूरा जाएगी कि वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी लोगों को रोकने के लिए। हालांकि ब्रिज बंद था, वहाँ पे गाड़ियां जाना बंद थी, सब कुछ बंद था, सिर्फ पैदल लोग गुजरते थे कभी कभी। लेकिन हाँ, आज जो है वो क्राउड जब ज्यादा था तो इंतजामिया को वहाँ पे होना चाहिए था, पुलिस वालों को वहाँ पे होना चाहिए था लोगों को रोकने के लिए, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो ये एक अफसोसनाक हादसा पेश आया है। मैंने अभी वहाँ पे कॉर्पोरेशन के लोगों से भी बात की है, तो ये कुछ दिनों में ये ब्रिज को रिनोवेशन काम होने वाला था, इसको तोड़ के फिर से बनाया जाने वाला था, लेकिन ये अब बारिश के मौसम में जब लोग गए इस तरह का हादसा पेश आया तो वो उसको कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लापरवाही इसकी वजह मानी जाएगी कि हर साल ये एक ऐसा मुकाम है जहां पर हर साल बड़ी तादाद में लोग यहां पर आते हैं, सैयाह यहां पर आते हैं, लेकिन 2 से 3 महीने पहले इसे बंद कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें रोका नहीं गया। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर लापरवाही बढ़ती गई। बेशक आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये लापरवाही का ही मामला है और इसके लिए पूरी तौर पर इंतजामिया जिम्मेदार है जी, क्योंकि जब वहाँ पर मालूम है कि लोग वहाँ पे जमा हो रहे हैं और ब्रिज पे भी जाएंगे तो वहाँ पर कुछ इस तरह का इंतजाम होना चाहिए था लोगों को रोकने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो इस पे तो ये अभी ये जांच के बाद ये मालूम होगा कि इसमें असल जिम्मेदार कौन है, वहाँ पर किसने वहाँ पर परमिशन दी लोगों को जाने के लिए। तो अभी मेरी कई लोगों से जो बात हुई वहाँ पे इंतजामिया से जुड़े हुए लोगों की, तो अभी वो कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर रेस्क्यू किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि पहले लोगों को बचाया जाए, उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या लापरवाही थी, किसकी लापरवाही थी, क्या मामला था, इसके बाद कोई नया फैसला हो पाएगा कि क्या एक्शन लेना है और क्या करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए साजिद। तो ये थे हमारे नुमाइंदे साजिद। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल टूट गया है, जिसकी वजह से कई सैयाहों के डूबने की इस वक्त इतलात आ रही हैं, जबकि कई सैयाह इस पुल के टूटने की वजह से बहाव में बह भी गए हैं और कुछ लोग यहाँ पर फंस गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मुकामी लोग भी वहां पर तैनात हो गए हैं और एक दूसरे को बचाने की वहां पर कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते हैं दीगर मजीद खबरों की जानिब। एनसीपी एससीपी लीडर जयंत पाटिल ने केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार रंज किया। इन्होंने कहा कि हालिया महीनों में इस नौयत के 5 हादसात हो चुके हैं। जयंत पाटिल ने कहा हुकूमत को इस तरह के हादसात को रोकने के लिए मौसर इक़दाम उठाने चाहिए। बहुत गंभीर चीज है, वहाँ बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं और मुझे ये नहीं पता कि क्यों सरकार इसके लिए कुछ सेफ्टी के नॉर्म्स फिर एक बार मजबूत बनाने की कोशिश करते। ये मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में 5वां-6वां हादसा होगा और इतने बड़े पैमाने पे लोग मर रहे हैं तो भी वहाँ पे हेलीकॉप्टर का बिजनेस चालू है, लोग आते हैं जाते हैं। अहमदाबाद तैयारा हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी का डीएनए मैच हो गया है। अब उनकी लाश को उनके अहलखाना को सौंपने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद राजकोट में उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। महकमे सेहत से जुड़े एक अफसर ने आज बताया कि डीएनए टेस्टिंग के जरिए तैयारा हादसे में मारे गए लोगों में से 32 की पहचान कर ली गई है। हादसे में अमवात की तादाद 275 तक जा पहुंची है, जिनमें से 20 लाशों को उनके अहल खाना के सुपुर्द किया जा चुका है। एम्बुलेंस के जरिए सिक्योरिटी के साथ लाशों को उनके आबाई शहर पहुंचाया जा रहा है। अहमदाबाद तैयारा हादसे में अमले की मेंबर मैथिली पाटिल के अहल खाना ने उनकी मौत पर गम का इजहार किया। फ्लाइट अटेंडेंट मैथिली पाटिल, जो जुरान तालुके के नहावा गांव की रिहायशी थी, अहमदाबाद तैयारा हादसे में हलाक हो गई। अब गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, मतलब ऐसे कैसे प्लेन क्रैश हो सकता है? टेक ऑफ किया ही था लेकिन ऐसे तुरंत, तो फिर आपका मतलब आपने चेकिंग ही ठीक से नहीं की थी।
सरकार को हमें सहायता करनी चाहिए। वो अभी तक ठीक से बता नहीं रहे हैं। एयर इंडिया वालों की टीम, मेरी मम्मी जो अभी अहमदाबाद में। महाराष्ट्र में बारिश से मुताल्लिका वाकयात में 8 अफराद की मौत हुई है। मूसलाधार बारिश की वजह से रियासत में काफी तबाही हुई। महकमे मौसमियात ने रत्नागिरी और रायगढ़ के साहिली अजला के लिए रेड अलर्ट और पालघर, धाने और सिंधुदुर्ग और पुणे, सतारा और कोल्हापुर के घाट इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्रवाइयों के लिए तैनात हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लिमान और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज राब्ते आमा जयराम रमेश ने ईरान में इसराइल की जानिब से हालिया बमबारी और टारगेटेड कत्ल के सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और इन्होंने एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि यह एक खतरनाक इश्तियाल अंगेजी है जिसकी न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी सतह पर संगीन नतायज सामने आ सकते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी, चाहे वो फिजाई हमलों की सूरत में हो या खुफिया कत्ल के जरिए, मशरिक़ वस्ता में मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है और मुस्तकबिल के संगीन तनाज़े की बुनियाद भी डाल रही है। इन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी का यह मुस्तकिल मौक़िफ़ है कि किसी भी कशीदगी या इख्तिलाफ का वाहिद पायदार हल पुरतशद्दुद कार्रवाई नहीं बल्कि सिफारतकारी, बातचीत और बैनुल अक़वामी ताउन है। उनके मुताबिक मशरिक़ वस्ता जैसे हसास खित्ते में फौजी कशमकश की शिद्दत एक बड़े जंग में तब्दील हो सकती है जो इंसानी और माशी लिहाज से तबाहकुन असरात मरतब करेगी। इन्होंने हुकूमत हिंद से अपील की है कि वो इस नाजुक मौके पर वाज़ेह मौक़िफ़ को अपनाए, जारहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे और खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन सिफारती जरिए को इस्तेमाल करे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हर रोज दहशत गर्दाना हमले होते थे। पाकिस्तान ने पीएम मोदी के दौर में 3 बार हिंदुस्तान पर हमला करने की कोशिश की। पहलगाम के बाद दहशत गर्दों के हेडक्वार्टर को मुनहदिम कर दिया गया, जिसका पैगाम मोदी ने पूरे मुल्क को दिया। कांग्रेस के शासन में आए दिन आतंकवादी हमले होते थे। अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोयम्बटूर और कश्मीर की तो बात ही न करो। मोदी जी के शासन के अंदर पाकिस्तान ने 3 बार प्रयास किया। उरी में किया, पुलवामा में किया और पहलगाम में किया। उरी में किया सर्जिकल स्ट्राइक। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।